नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में आपाधापी का माहौल है। देश में अलग अलग स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं और उन प्रयासों की समीक्षा भी हो रही है। आज इन सब पर बात करने के लिए कि केंद्र की सरकारें, राज्य की सरकारें, अलग अलग स्वास्थ्य प्रतिष्ठान क्या कर रहे हैं, हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिनके हालिया परिचय या पॉपुलर परिचय की वजह से उनका जो पहला परिचय है वो अक्सर पार्श्व में चला जाता है, बैकग्राउंड में चला जाता है। हमारे साथ प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर, लल्लन टॉप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को बताएं कि प्रशांत किशोर सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नहीं है, उसके पहले, इंडिया में आने से पहले, नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ने से पहले आप क्या काम करते थे, थोड़ा सा आप उसको बता दें, फिर हम बात आगे बढ़ाएं। नहीं, मैं पहले यूएन में था और पब्लिक हेल्थ में ही काम करता था। ये तो बात मोर और लेस पब्लिक डोमेन में है। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको पता ही है ये बात। इसमें कोई बहुत नई बात बताने वाली कोई है नहीं। लेकिन जैसा आपने कहा कि वो परिचय अब काफ़ी धुंधला पड़ गया है और उस परिचय के वजह से आप मुझे ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि मैं कोई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूं। लेकिन हाँ, मैं जब यूएन में था तो उसी फील्ड में काम करता रहा हूं। 8-9 साल उसमें काम करने का मौका तो मिला ही है। आपने 8-9 साल पब्लिक हेल्थ की फील्ड में काम किया और उसके बाद आई से कि कई राज्य सरकारों के साथ आपने काम किया अलग अलग हैसियत से, कभी इलेक्शन के लिए, तो उसके इतर भी कंसल्टेंसी की है प्रशांत आपने पॉलिसी के लेवल पे? नहीं, कभी नहीं। नहीं। मैं चलिए, यूएन में था, उसके बाद छोड़कर जब से मोदी जी के साथ आ गए उसके बाद से तो इसी फील्ड में है। फिर आपने अलग अलग जी को चमकाने का काम किया? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आप लोग समझते हैं। चलिए, मैं फिलहाल के लिए इस पूरी बातचीत को पब्लिक हेल्थ पे फोकस रखना चाहता हूं और किसी भी तरह के पॉलिटिकल सवाल से जो पब्लिक हेल्थ से जुड़ा नहीं है, भरसक बचने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि एक एक पन्ने के इश्तिहार किसने दिलवाए, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि समीकरण क्या है। पहला सवाल प्रशांत किशोर, कोरोना से लड़ने में दुनिया की तैयारी आपको कितनी काफी नाकाफी लग रही है? दुनिया की देखिए, दुनिया के लेवल पे तैयारी तो जो है वो आपके और हमारे सामने है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश या व्यक्ति या कोई संस्था ऐसी रही हो जिसको कि इस बात का पूरा पूरा अनुमान रहा हो दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में कि ये जो डिजीज है या जो वायरस है वो इतना खतरनाक हो सकता है या इसका इस तरह का इम्पैक्ट बोथ इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है, उसका जो कोलेक्ट्रल डैमेज है वो हो सकेगा। ऐसा तो शायद कोई व्यक्ति और कोई संस्था, कम से कम मेरी नज़र में तो नहीं है, जिसने कि इन बातों की चर्चा करी हो। यदा कदा लोग पास्ट में जो इस विषय से जुड़े रहे हैं वो जरूर ऐसी घटनाओं की या ऐसी संभावनाओं की बात करते रहे हैं, लेकिन कोई डेफिनेटिव इस पर इस तरह की बात करना कि ये वायरस जो चाइना के वुहान में शुरू हुआ वो इस तरह से फैलेगा, इस तरह से इसका इम्पैक्ट होगा, इतने लोगों की दुखद मृत्यु हो जाएगी, इतने देश, इतने बड़ी संख्या में मानव जाति पर एक खतरा एक तरह से पैदा हो जाएगा, इसकी एक डेफिनेटिव समझ और जानकारी या फॉरकास्टिंग की कम से कम मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई व्यक्ति या संस्था नहीं है। उसकी वजह से नेचुरल है कि जब जिस बात के लिए आप तैयार नहीं होते हैं तो आपकी तैयारियां भी जो होती हैं वो थोड़ी कमजोर दिख सकती हैं कई मौकों पर। और वही हम और आप देख रहे हैं, जैसे जैसे डिजीज के मायने, डिजीज का इम्पैक्ट, इसका मैनिफेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सरकारें और देश, सरकारें और वहाँ के लोग उस तरह से उसकी तैयारी कर रहे हैं, उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। Before I come to India and start talking about Indian government, Indian Inc. administration and state governments, दुनिया का कोई मॉडल है जो आपको बड़ा प्रभावी लग रहा है? साउथ कोरिया, सिंगापुर, नॉर्वे, वियतनाम, क्यूबा, मतलब क्योंकि हम एज एन ऑब्जर्वर देख रहे हैं ना कि कौन से देश कैसे टैकल कर रहे हैं। देखिए, हर देश की, पहले तो किसी भी मॉडल की बात करते समय या किसी देश की जो अवलोकन करने का जो प्रयास है, हमें वो समझना चाहिए कि हर देश की परिस्थिति अलग है, उसका सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, उसका हेल्थ प्रोफाइल, उसका इकोनॉमिक प्रोफाइल, उनके यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग है। तो
तो किसी एक देश में कुछ अगर सही रहा है तो दूसरे देश में भी सही होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो निश्चित तौर पर उससे लर्निंग के तौर पे या उस एक्सपीरियंस से फायदा उठाने का प्रयास तो देशों सरकारों को करना ही चाहिए, और लोग कर भी रहे हैं। जहां तक सफल मॉडल्स का सवाल है, तो हाँ, मैं पहले इस बात को कहना चाहूंगा कि ये डिजीज का जो ये शायद अभी अर्ली दौर है, इसको आप पहले हम लोग 4 महीने में हैं, दिसंबर जनवरी के महीने में ये शुरू हुआ, करीब करीब 4-5 महीने होने को आ गए हैं। इस तरह के ग्लोबल पैंडेमिक जो लोग इस विषय के विशेषज्ञ हैं वो आपको बताएंगे कि इतना जल्दी एक हफ्ते, एक महीने या 2-4 महीने में आकर खत्म हो जाए ऐसी संभावना बहुत कम है। तो थोड़ा लंबा चल सकता है। और उस परिप्रेक्ष्य में लेकिन देखें जो अर्ली सफलता कुछ जिन कंट्रीज को मिली है उसमें साउथ कोरिया की चर्चा तो हर जगह हो रही है। इसके अलावा मुझे लगता है कि 1-2 नॉर्डिक कंट्रीज ने भी अच्छा करा है। नॉर्वे में काफी सफलता मिली है, कुछ हद तक जर्मनी में भी काफी सफलता की बात की जा रही है। लेकिन भारत के हिसाब से भारत से जब हम उन देशों को देखते हैं, इन देशों में पर कैपिटा इनकम या हेल्थ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल भारत से बहुत बेहतर हैं। इसलिए उन देशों के मॉडल को भारत में कितना उपयोग में लाया जा सकता है उसको संभल के ही देखना चाहिए लोगों को। इसीलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी काफी अच्छा किया है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने काफी अभी तक अच्छा किया है। सिंगापुर में शुरुआती सफलता के बाद कुछ सेटबैक देखने को मिल रहा है, फिर से वी आर सीइंग लॉट ऑफ केसेस देयर। हांगकांग में दूसरी तरह की एक सफलता आपको देखने को मिलेगी, जहां पर कि एक दूसरी तरह की गवर्नमेंट है, तो शायद वहां का भी एक मॉडल है। साउथ कोरिया तो है ही, नॉर्डिक कंट्री जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन इन सारे देशों में आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम, जो लोगों की लाइफस्टाइल है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, वो बिल्कुल भारत से बहुत जुदा है। भारत पर आते हैं प्रशांत। पहला सवाल, लॉकडाउन के फैसले पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैंने इसको अपने एक आध ट्वीट जो मैं करता हूं उस पर मैंने बताया भी है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि लॉकडाउन पर से लॉकडाउन करने से आप वायरस को नहीं खत्म कर सकते हैं। लॉकडाउन तो एक आपके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा में कुछ मदद मिल सकती है। तो आप जो प्रमाणिक तौर पर लोगों को पता है आज के तारीख में वो ये है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो इसके स्प्रेड की संभावना या प्रोबेबिलिटी कम होगी। अब मुश्किल उसमें यह है कि एक बड़ी संख्या में लोगों को ऑलरेडी वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। तो अगर आप लॉकडाउन पूरे समाज को कर देते हैं एज ए पुलिस मेजर, तो आप ये कर रहे हैं कि जिनको वायरस का इन्फेक्शन है, जिनको नहीं है, दोनों को आप घरों में बंद कर रहे हैं। अब जो घर में बंद हो जाएगा उससे वायरस तो खत्म नहीं होगा, उसको तो मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी ही। हालांकि इसमें इस बात में भी दम है कि अगर 100 लोगों को, जो अभी तक डाटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो उसमें से 70-80% लोगों को शायद हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। और इस विषय को लेकर कई लोग ये बता रहे हैं कि भाई चूंकि 70 आदमी को जरूरत ही नहीं हॉस्पिटल में आने की, तो क्यों बेकार का टेस्ट करें उनको। अब उसमें दिक्कत यह है कि वो 70 आदमी, उनको हॉस्पिटल आने की जरूरत हो ना हो, वो अगर समाज में रहेंगे तो कई और लोगों को फैला देंगे, और जितने लोगों को फैलाएंगे उसमें से 20% आदमी को या 25% आदमी को फिर हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ने की बात है, उसको जब तक आप लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जिनको कि ये केस है या होने की संभावना है, जिसको कि पॉपुलर अभी लोग जो समझ रहे हैं कि टेस्टिंग एंड आइसोलेशन। सो टेस्टिंग, आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटाइन, ये जो 4 स्टेप हैं, अगर इसके बगैर आप लॉकडाउन करेंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने की संभावना कम है। क्योंकि जिन लोगों को पहले से इन्फेक्शन हुआ पड़ा है उनको तो आपको टेस्ट करके आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। जब आप टेस्ट करते हैं, आपने किसी को आइडेंटिफाई कर लिया, अगर वो पॉजिटिव है, देन दैट पर्सन गोज इन आइसोलेशन। नाउ आइसोलेशन कैन हैव 2 or 3 ways। आइसोलेशन जिसको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है तो उसका होम या कम्युनिटी बेस्ड आइसोलेशन हो सकता है। जिसको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है उसका हॉस्पिटल में आइसोलेशन होना चाहिए। और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सीरियस
फॉर्म में अगर ये डिजीज है तो उनको शायद आईसीयू या विशेष चिकित्सा की जरूरत पड़ सकती है। तो ये टेस्टिंग और आइसोलेशन हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो आप बात सुन रहे हैं कि भाई जिस व्यक्ति को वायरस पॉजिटिव पाया गया उसके कॉन्टैक्ट में जो कोई भी आए हों उनको आइडेंटिफाई करना और उनको क्वारंटाइन करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन, क्वारंटाइन एंड लॉकडाउन। अभी क्या है हमारे देश में या ज्यादातर जगहों पे इन तीनों चीज को हम लोग एक तरीके से इंटरमिंगल करके देख रहे हैं। आइसोलेशन इज फॉर समवन हु हैज गॉट पॉजिटिव, हु हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव। क्वारंटाइन इज फॉर समवन हु हैज बीन एक्सपोज्ड टू समवन हु हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव। और लॉकडाउन इसलिए है कि जो लोग आइसोलेशन में हैं या जो लोग क्वारंटाइन में हैं वो लोग समाज के बड़े हिस्से से उनका मिलना जुलना या उनसे कांटेक्ट को तोड़ा जा सके। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा फोकस हमारा लॉकडाउन पर है। अगर एक बार को आप मान लीजिए कि पूरी तरह से आपने लॉकडाउन कर भी दिया तो भी जिन लोगों को क्वारंटाइन होना चाहिए, जिन लोगों को आइसोलेट होना चाहिए, वो तो हम लोग शायद उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं जितना कि करना चाहिए। और जब तक आप इसको पूरा नहीं करेंगे, कुछ हद तक हम लोगों ने केरला में भी हम लोगों ने देखा है कि आपने टेस्ट किया, आइसोलेशन में जिनको टेस्ट पॉजिटिव पाया उनको आइसोलेट किया, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, वहां से लोगों को क्वारंटाइन में डाला और ये इंश्योर किया लॉकडाउन के माध्यम से कि जो लोग आइसोलेशन या क्वारंटाइन में हैं उनके समाज के बड़े हिस्से से उनका आना जाना या मिलाना न हो, जिससे कि समाज में ये न फैले। प्रशांत, आप जो बात कह रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान अलग अलग राज्य सरकारें यही तो कर रही हैं कि जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रही हैं, वहां पे बड़े स्तर पर टेस्टिंग कर रही हैं ताकि एक्सपेंशन ना हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक हॉटस्पॉट है इंदौर की बात करूं तो इंदौर में ऐसा ही हो रहा है कि आप लॉकडाउन को और सख्त ढंग से लागू कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन। तो लॉकडाउन उस पूरे प्रोसेस में हेल्प तो कर रहा है ना, और यू आर सेइंग कि लॉकडाउन गैर जरूरी है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लॉकडाउन गैर जरूरी है। तो इस बात को समझने के लिए लॉकडाउन एज ए पार्ट ऑफ लार्जर पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, लॉकडाउन इज नीडेड एंड शुड बी डन। लेकिन उसके जो पहलू हैं, अगर आपने कहा कि टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट आप अभी किसको कर रहे हैं? टेस्ट आप कर रहे हैं जिस पहले दौर में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 25 या 26 मार्च तक जो टेस्टिंग हो रही थी वो सिर्फ ऐसे लोगों की टेस्टिंग हो रही थी जिनके सिम्टम्स दिख रहे हैं या जिनका नोन एक्सपोजर किसी ऐसे कंट्री में या व्यक्ति के साथ रहा हो जहां कोरोना वायरस का बड़ा प्रकोप रहा है। उसके बाद उसमें सरकार ने एक और जोड़ा कि जो लोग हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं और सीवियर आरटीआई का कंप्लेन कर रहे हैं, तो आज भी जो टेस्टिंग के नॉर्म हैं वो जनरल पॉपुलेशन के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ उसके लिए है जो कि सीवियर आरटीआई की बात बता रहा है। और वहां पर अगर डॉक्टर चाहें तो वो प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर आपकी टेस्टिंग कर सकते हैं। आपने जो कहा इंदौर की या जो भी हॉटस्पॉट्स हैं, आप हॉटस्पॉट में कहीं रैंडम टेस्टिंग नहीं हो रही, कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग नहीं हो रही है। आप टेस्ट उसकी कर रहे हैं जो बीमार होकर आपके यहां आ रहा है, और उसमें भी सबकी नहीं कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में देखें तो पर मिलियन जो टेस्ट है, जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है, पर मिलियन आज भी हम लोग 200 लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट। और ये कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में जो भी इस विषय के को समझने वाले लोग हैं, जो जिनको भी आप एक्सपर्ट समझते हैं या दुनिया उनको मानती है, एक बात तो यूनानिमसली सब लोग कह रहे हैं, सेल्फ डिस्टेंसिंग एंड टेस्टिंग। विदाउट टेस्टिंग इट इज लाइक शूटिंग इन द डार्क, यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड। और जो देखिए, हम लोग कोई सरकार के क्रिटिसिज्म के मुंह को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसमें क्या है, ये जो पूरा कोरोना का दौर है, इसमें कोई सरकार का क्रिटिसाइज कर रहा है और कोई सरकार का समर्थन कर रहा है, इस नजरिए से हमें देखना ही नहीं चाहिए। दो वर्ग में लोग हैं, एक जो थोड़े उत्साही लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि भाई हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये खतरा टल गया, और एक वो वर्ग है जो कि समझता है कि भाई अभी ये खतरा टला नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है और शायद भगवान ने चाहा बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अगर चीजें बिगड़ी तो बहुत बड़ा खामियाजा भी चुकाना पड़ सकता है। तो वी आर इन द सेकेंड कैंप। हमें ऐसा लगता है कि अभी ये खतरा टला नहीं है, और चूंकि टेस्टिंग बड़े स्तर पे हुई नहीं है, तो इसलिए डेफिनेटिव कोई कह नहीं सकता है कि एक्चुअली कितने केस समाज में हैं। I'll come to the next question, जो आप बार बार टेस्टिंग का जिक्र कर रहे हैं।
क्या आपको ऐसा लगता है प्रशांत, कई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने, देसी टिप्पणीकारों ने भी कहा कि वी वर कॉट ऑफ गार्ड, मतलब हम तैयार नहीं थे। लगातार हम देख रहे थे दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग को लेकर हमें जो जनवरी से ही एक्शन मोड में आ जाना चाहिए था या फरवरी से, और हम इसको लेकर तैयार नहीं थे, बहुत लेट जागे हैं। और इसलिए अब हम टेस्टिंग किट्स ऑर्डर कर रहे हैं, आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। जब वो मई जून तक ये स्थिति आएगी कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो अभी 25,000 30,000 पर डे है, तब जाके वो 5 लाख 10 लाख पर डे हो पाएगी। नहीं, देखिए, जैसे शुरुआती दौर में ही हम लोगों ने कहा कि चूंकि दुनिया को इस बात का, इस डिजीज का, इस वायरस के पूरे इन टोटलिटी पूरा अंदाजा नहीं था, तो करीब करीब सब देश में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि तैयारी आपकी पूरी नहीं थी। इंडिया में भी वो बात डेफिनेट तौर पे ऐसा है, देखने से ऐसा लगता है कि वी आर स्लाइटली बिहाइंड द कर्व। जब हमें शायद 30 जनवरी को हमारे यहाँ पहला केस आया था, फरवरी में ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई मारामारी या ऐसी कोई इमरजेंसी वाली बात हमें आपको दिखी नहीं। 15 तारीख 20 तारीख तक तो पार्लियामेंट चल रहा था, लोग एक तरह से ऐसा मान रहे थे कि कुछ लोगों को ऐसा होगा, इससे पूरे देश को प्रभावित या चिंता में आने की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली हम लोग पीछे रहे हैं। लेकिन टेस्टिंग में दो बात है, एक तो आपकी कैपेसिटी नहीं है या आप उसको एज वी गो आप उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, टेस्टिंग किट बढ़ाई जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है मेंटालिटी की, कि एज ए कंट्री डू वी वांट टू टेस्ट। क्योंकि सरकार अपनी जो डेली की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें डेली यही कह रहे हैं कि हम एडिक्वेट टेस्टिंग कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें और करना है या हमें और करना है, हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारे पास किट्स नहीं है। दोनों में फर्क है। अगर आप आईसीएमआर के डाटा को देखें तो पूरे मार्च महीने में आईसीएमआर के अपने लैब्स की कैपेसिटी जो उन्होंने बताई देश को, वो 10 से 12,000 उन्होंने बताई, और वो डेली टेस्ट कर रहे थे 2,000। तो कम से कम 10,000 तो आप डेली टेस्ट कर ही सकते थे। आज हम लोग कर रहे हैं 20,000। इतनी कैपेसिटी तो आईसीएमआर मार्च तक ही बना पाया था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ टेस्टिंग किट का मामला है। ऑफ कोर्स अगर आप इसको बहुत बड़े स्केल पर करना चाहते हैं तो टेस्टिंग किट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको लेकर दुनिया भर में मारामारी है, उसको लेकर ये परेशानी है कि शायद देश में इतनी टेस्टिंग किट नहीं है कि इसको जनरलाइज्ड पूरे कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग की जा सके। लेकिन जो टेस्टिंग की कैपेसिटी इंडिया में है, क्या हम उसको यूज कर रहे हैं? और अगर यूज नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं है, आप स्टेट आफ्टर स्टेट, ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप ये डाटा निकलवाइए कि आपकी टेस्टिंग की कैपेसिटी है कितनी और आप कर कितने रहे हैं। ये किसी एक सरकार का मामला नहीं है, एक ओवरऑल देश में ये मेंटालिटी है, हो गई है, ऐसा लगता है कुछ लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूं, कि भाई कम से कम टेस्ट करें, कम से कम केस रहेगा और हम ये बताएंगे कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। वो मुझे लगता है कि सही रास्ता नहीं है। इसको आप दबा नहीं सकते हैं, आज नहीं तो कल आपको वो केसेस को डील करना ही पड़ेगा। आज करें तो अच्छा है, जितना लेट करेंगे उतना खामियाजा ज्यादा चुकाना पड़ेगा। तो इट्स द केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं पर्याप्त, इसलिए हमारा आंकड़ा अभी काबू में दिख रहा है। देखिए, आंकड़ा काबू में दिख रहा है, भगवान करे कि ऐसा ही रहे, लेकिन इसको वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये जो हम लोग के देश में एक थोड़ा सा नैरेटिव बन गया है बाइनरी वाला, कि ब्लैक और व्हाइट है। यस, अगर टेस्ट रिपोर्ट कम आ रही है तो इसमें कोई बहुत खुशी की बात है, भी कम से कम ही केस आ रहा है। जितने नहीं, कम केस आना, लेकिन यहाँ तो टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं पर्याप्त। नहीं, मैं वही बता रहा हूं। अगर आप जो सरकार डाटा रिलीज कर रही है, इसको भी मैंने ट्वीट के माध्यम से 2 दिन पहले बताया था, अगर आप 20 मार्च तक करीब 14,500 करीब 15,000 टेस्ट हुए, उसमें परसेंट पॉजिटिव मतलब 100 में 1.33% लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद जनता कर्फ्यू लागू हुआ 1 दिन, उसके बाद फिर हम लोग लगातार लॉकडाउन में हैं। लेकिन परसेंट पॉजिटिव जब हमारी सैंपल साइज जो बढ़ के 2,25,000 2,40,000 हो गई है, उसमें बढ़कर करीब 5% हो गई। मतलब हर 100 व्यक्ति जिसकी टेस्टिंग हो रही है उसमें 5 व्यक्ति पॉजिटिव पाया जा रहा है। जबकि 20 मार्च को जब आप 100 व्यक्ति को टेस्ट कर रहे थे तो सिर्फ 1.33% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे। तो इसका मतलब कुछ तो ज्यादा जरूर है। अब इसको कई तरीके से जो लोग एपिडेमियोलॉजी या डिजीज फोरकास्टिंग की मॉडलिंग वगैरह करते हैं, वो इसको कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे इंडिया में 5% लोगों को ऐसा हो गया है, तब तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन adjusted for high risk and low risk and various other factors which I don't want to get into detail, ये
मान के चलना कि सिर्फ इतना ही केस है जितना रिपोर्ट किया जा रहा है वो ठीक नहीं होगा। हमें ये जरूर कहना चाहिए कि इतनी हमारी जो टेस्टिंग हो रही है उसके आधार पर इतने केस हैं, लेकिन चूंकि हम लोग टेस्टिंग बहुत नहीं कर रहे हैं तो ये संभव है कि इससे बड़ी संख्या में लोग इससे इन्फेक्टेड हों और वो सोसाइटी में हैं। उससे आप इनकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लॉकडाउन का एक्सटेंशन किया तब देश के सामने कुछ आंकड़े रखे। टेस्टिंग पर तो बहुत बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि पहले एक लैब थी जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, अब 220 लैब काम कर रही हैं, बिस्तरों की संख्या, अस्पतालों की संख्या वगैरह बताई। तो सरकार तो अपना ये पक्ष रख रही लगातार कि हम देखिए चलती गाड़ी में चीजें दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केंद्र और राज्य, केंद्र सरकार की जो ये कोशिश है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं एक बात समझिए कि अगर ये सिचुएशन बिगड़ी तो कोई भी कोशिश आपकी काफी नहीं पड़ने वाली है जी। आप देख रहे हैं दुनिया के समृद्ध देशों में, इटली में, स्पेन में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में, काफी समृद्ध देश हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं हम लोग के मुकाबले, हम लोग के देश के मुकाबले काफी बेहतर है। लेकिन अगर डिजीज आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तब तो कोई व्यवस्था काफी नहीं पड़ेगी। लेकिन इंडिया में जहां तक व्यवस्था की बात है, देखिए प्रधानमंत्री जी के भाषणों को जो उन्होंने देश को संबोधित किया 3-4 बार, अगर आप उनको ध्यान से सुने तो उन्होंने तो सबसे ज्यादा इस बात पर हाईलाइट किया कि कभी आप ये मत समझिए कि इस डिजीज से हम क्या खतरा टल गया है। अब लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप, मतलब मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दूंगा। जैसे उन्होंने ये कहा कि जनता कर्फ्यू आप दिन भर कीजिए और शाम में जो लोग फोरफ्रंट पे हैं, जो लोग इस लड़ाई में हमारी सबसे फोरफ्रंट पे जो लोग हैं, मेडिकल के जो लोग हैं, पैरामेडिक्स के लोग हैं, उनके सम्मान में, उनके हौसला अफजाई के लिए अपने बालकनी से थाली और ताली बजाइए। अब प्रधानमंत्री ने तो हाथ ताली और थाली बजाने के लिए कहा, ये तो कहा नहीं कि आप डीजे ले आइए, बैंड बाजे ले आइए। ये तो लोगों ने अपने हिसाब से, जो मैंने आपको शुरू में कहा, अति उत्साह वाली बात। अगर प्रधानमंत्री की आप उस दिन की जो नेशन को जो उन्होंने एड्रेस किया उस बात को अगर देखें, मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, उस दिन उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3-4 बार देश को इस बात के लिए आगाह किया कि आप ऐसा मत समझिए कि ये खतरा टल गया है, ऐसा मत समझिए कि ये किसी दूसरे देश में हो गया और हमारे यहाँ नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक जनरल समस्या है, सिर्फ प्रधानमंत्री को दोष देने से कि वो नहीं कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक आपने बात कही टेस्टिंग की, मुझे नहीं लगता है कि सरकार टेस्टिंग पे, यहां पर जरूर सरकार की गलती है। वो टेस्टिंग के मामले में कभी किसी ने कोई नंबर दिया नहीं है। जो नंबर आता है वो ये आता है कि कितने लोगों को टेस्ट कर रहे हैं और कितने लोग उसमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सरकार को एक चीज उसमें और ऐड करना चाहिए कि आज के तारीख में हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी है कितनी कैपेसिटी है, कितनी टेस्ट कर रहे हैं और कितने उसमें पॉजिटिव पा रहे हैं। अगर उसमें एक ये इंफॉर्मेशन जोड़ दें, आप लोग पत्रकार हैं, आपको पूछना चाहिए, अगर वो जो डेली प्रेस ब्रीफिंग होती है 4 बजे, उसमें आपको पूछना चाहिए। मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए, उनका वो कब करें। नहीं, मैं वो उतनी बड़ी तो मेरी ताकत नहीं है कि मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए, लेकिन जो 4 बजे रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मुझे लगता है कि पत्रकारों को उसमें ये जरूर पूछना चाहिए कि आज की तारीख में टेस्टिंग की कैपेसिटी आपकी है कितनी। प्रशांत, ये सवाल लगातार लव अग्रवाल से, जो संयुक्त सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, पूछा जाता है और उनका वही जवाब होता है कि वी आर वर्किंग ऑन इट। मतलब बहुत ही क्लियर जवाब नहीं होता है, स्पष्ट नंबर नहीं दिया जाता है। तो वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि अगर उनके पास, और आप देख रहे हैं अभी 2-3 दिनों में कई स्टेट्स ने डायरेक्ट ऑर्डर करके, किसी ने कोरिया से, किसी ने चाइना से ऑर्डर करके सीधे टेस्टिंग किट्स अपने यहां मंगाना शुरू किया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कोई व्यवस्था ऐसी है जिसमें कि टेस्टिंग आप अपने हिसाब से ही सब पैन आउट कराना चाहते हैं, तो फिर स्टेट्स ये रैपिड किट क्यों मंगा रहे हैं डायरेक्टली? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है कि हम टेस्ट को बहुत अपस्केल किए बगैर इस समस्या से निजात पा लेंगे, वो मुझे लगता है कि शायद सही नहीं है। और उसको लेकर मैं अकेला नहीं हूं, समाज का एक बड़ा वर्ग है जो इस विषय पर कमेंट्री कर रहा है या कमेंट कर रहा है। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि बगैर टेस्टिंग को अपस्केल किए हुए इस पूरी समस्या को पूरी तरह से आप समझ नहीं पाएंगे, और जब तक पूरी समस्या को का पूरा अंदाजा नहीं होगा तब तक उसका कोई भी रिस्पॉन्स, चाहे वो लॉकडाउन हो, क्वारंटाइन हो, बेड हो, सब कुछ इस पे डिपेंडेंट है कि लोग कितने टेस्ट किए जा रहे हैं।
मैं आप एक बात कह के बात खत्म करूंगा कि एफआईआर नहीं करने का मतलब ये नहीं कि समाज में क्राइम नहीं है। अगर आप एफआईआर करना बंद कर दें तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि समाज में क्राइम नहीं है। ये तो वैसे हो गया कि अगर आप टेस्ट न करें और कह दें कि हमारे यहाँ कोरोना नहीं है, वो तो ठीक नहीं है। प्रशांत, आपने राज्यों का जिक्र किया। देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके कई पहलू इस दौरान सामने आ रहे हैं। कई राज्य सरकारें हैं जिनके मॉडल की सराहना हो रही है, जैसे केरल का बार बार जिक्र हो रहा है कि केरल वाले बाकी राज्यों के लिए एक नजीर स्थापित कर रहे हैं। ठीक, इन्हीं सब के बीच वो झगड़े भी आ रहे हैं कि हमें केंद्र मदद नहीं दे रहा है, राज्य कुछ और कह रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, दो बात, जैसे मैंने शुरू में दूसरे देशों के लिए कहा, केरल में एक तो हेल्थ की व्यवस्था है, वो सारे इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर इंडिया के मुकाबले कई गुना बेहतर हैं। केरल के ज्यादातर जो इंडिकेटर हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के कंपेरेबल हैं, इंडिया से उसका कंपेयर करना ठीक नहीं है। दूसरा, डेफिनेटली इन अर्ली फेजेस, एंड आई मस्ट वांट टू क्वालिफाई दिस, इन द फर्स्ट फेज और फर्स्ट लेग, केरल की जो सरकार है वहां की उन्होंने लीडरशिप दिखाई है, उन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छा करके दिखाया है। शुरू में तो जरूर ऐसा दिख रहा है अभी तक कि केरल में व्यवस्था शायद इस पर पहले फेज में काबू पाने में सक्षम रही है, लेकिन वहां पर भी अगर जो मॉडल है वो यही है कि आपने खूब टेस्ट किया, जितना टेस्ट आपके पास करने की संभावना थी आपने उसको पूरा टेस्ट किया, आपने बहुत स्ट्रिक्टली और मेथोडिकली आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी, उनका क्वारंटाइन कराया और साथ साथ आपने लॉकडाउन का उपयोग किया। सिर्फ लॉकडाउन करके तो केरल में ने इससे निजात पाई नहीं है। जहां तक राज्यों का सवाल है, देखिए, कोई जब बड़ी समस्या आती है तो हर आदमी चाहता है कि अपने पाले का बॉल जो है वो दूसरे में डाल दें। तो ये तो अभी शुरू हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर समस्या बड़ी, भगवान न करे ऐसा हो, तो ये आप और देखेंगे कि राज्य केंद्र को दोष देगा, केंद्र राज्यों को दोष देगा, लेकिन अल्टीमेटली वी आर ऑल इन इट टुगेदर। अगर कुछ गलत हुआ तो सारे लोगों के लिए गलत होगा। एक और पहलू भारत में सामने आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैंने भी अपने ट्विटर पे लिखा कि एक वायरस जो होता है उसका अगर साइज किसी आम आदमी को बताना हो तो कहा जाता है कि साहब एक ड्रॉपलेट का अरबवां हिस्सा इतना छोटा होता है एक वायरस, और 7.5-8 अरब दुनिया की आबादी है लगभग, है ना। तो अरबों लोगों को अरबवें हिस्से ने बता दिया कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो होमोसेपियंस के तौर पे है। आप ब्राह्मण हो, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदुस्तानी हो, ईरानी हो, इसका ज्यादा फर्क नहीं है। इसके बावजूद भारत में कुछ घटनाएं होती हैं और उसके बाद आपकी जो आइडेंटिटी है उसके इर्द गिर्द एक डिस्कोर्स शुरू हो जाता है। तबलीगी जमात का मामला आया। तबलीगी जमात ने जो किया है वो आई विल से आपराधिक है, चीजों को छिपाना, लेकिन तबलीगी जमात के नाम पे इस्लामोफोबिया का दौर चला, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो दिल्ली सरकार है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री है, उनकी जवाबदेही तय नहीं हो रही है। फिर तबलीगी जमात के लोगों की लापरवाही के बाद अलग अलग जगहों पर ये जमात के लोग जब गए तो किस तरीके से पुलिस बलों पर, सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, ट्रेस करने में उन लोगों को दिक्कत आई। लेकिन क्या सिर्फ तबलीगी जमात में दिक्कत आ रही है? कई जगहों पर रथ यात्राएं निकाली गई, रामनवमी का पूरा पर्व बीता है। जलीकट्टू का भी उदाहरण 2 दिन पहले हमारे सामने है, जब एक बैल मरता है तो 3000 से ज्यादा लोग आते हैं। विधायकों की, मंत्रियों की शादियां हो रही हैं, अलग अलग उत्सव हो रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसमें भी घुस गई, बीमारी से लड़ने में भी। देखिए, जहां पर भी लोग रहेंगे वहां पॉलिटिक्स तो हो ही जाना है, नो मैटर हाउ बिग द क्राइसिस इज। ये कहने की बात है, लेकिन पॉलिटिक्स तो लोग अपना फायदा, नफा, नुकसान उसमें देखने लगते हैं। जहां तक तबलीगी का मामला है, डेफिनेटली जैसा आपने खुद कहा तो मुझे उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट। They must be taken to task, whoever is responsible, both on the side of organizers as well as on the side of government that allowed it to happen. अब वो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया कि केंद्र सरकार ने किया, किसने किया वो मुझे आपको तो पता नहीं है, लेकिन जो भी उसके लिए दोषी हैं उनको सजा तो मिलनी चाहिए, उनको जो कार्रवाई उन पे बनती है वो होनी चाहिए। लेकिन इस कई लोग जो डेटा के नाम पे जो मतलब उसका जो मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि एक बड़ा जो प्रोपोर्शन है डिजीज का वो उसी जमात से निकला है, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। उस दिन अगर आप किसी एक ग्रुप को, 1000 आदमी को पकड़ते हैं
और उसमें से 1000 लोगों को आपने टेस्ट किया और ये संभव है कि उसमें से 200, 300, 400, 700 लोगों को पॉजिटिव केस पाया गया। लेकिन जैसा आपने बताया, अगर ऐसा आप दूसरे जगहों पर भी क्लस्टर में टेस्ट करते तो शायद ऐसा संभव है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरी है, उन पर भी ये मिल सकता था। और चूंकि डिनोमिनेटर आपका छोटा है और आप एक किसी समूह को टेस्ट करके उसमें एक संख्या पा लेते हैं और उसके आधार पर उसका प्रोपोर्शन बताना कि पूरे देश में जो कोरोना वायरस है उसका दो तिहाई या 1/3 या कोई भी परसेंटेज किसी एक जमात या एक वर्ग विशेष से आता है, वो ठीक नहीं है। जो लोग भी पब्लिक हेल्थ को समझते हैं वो इस बात को बिल्कुल ही कहेंगे कि देखिए इससे इस तरह की स्टिग्मेटाइजेशन जो है वो बिल्कुल ही गलत है। अब आप देख लीजिए कि डिजीज चाइना से आया, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, डिजीज चाइना से आया, चाइना यूएस के प्रेसिडेंट ने 1 या 2 बार इसको चाइनीज वायरस कह दिया, उसके लिए पूरे लोग वहां अमेरिका में जो लोग भी हैं, पत्रकार हैं, बंधु हैं जो उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उन्होंने इस बात को ऑब्जेक्ट किया कि डिजीज चाइना से आया, इसका मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि जितने चाइनीज लोग हैं वही इसके लिए दोषी हैं। जिसको उसकी अपनी लापरवाही हो सकती है, लेकिन उसको इस बात के लिए दोषी बताना मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स करने वाले तो पॉलिटिक्स करेंगे ही, चाहे कोई घटना हो, दुर्घटना हो, जिसको पॉलिटिक्स करना है वो उसमें अपना रास्ता ढूंढ लेगा। प्रशांत, ये तो लेकिन एक फैक्ट है, जैसे हमने खुद अलग अलग राज्यों में ट्रेसिंग की, हिमाचल के सुदूर गांव चंबा के, यूपी के छोटे छोटे कस्बे, और वहां पे जब ट्रेस किया प्रशासन ने तो कई केसेस ऐसे आए जहां पे जो उनका आउटवर्ड से एक्सपोजर था वो सिर्फ वही तबलीगी के लोग जाके रुके। तेलंगाना का केस हमारे सामने है, हैदराबाद में किस तरीके से प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी, छिपाए गए लोग, तो वो एक फैक्ट तो है ना। नहीं, बिल्कुल फैक्ट है, मैं आपको ये कह रहा हूं बिल्कुल फैक्ट है, और उसके लिए जमात की जिन लोगों की जवाबदेही बनती है वो करना भी, उन पर जवाबदेही तय भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दुनिया भर के एग्जाम्पल देखेंगे तो इस तरह के सुपर स्प्रेडर, द वर्ड दैट पीपल दैट इज बीइंग यूज्ड, सुपर स्प्रेडर इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन आउट देयर इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। लेकिन किसी ग्रुप से या किसी एक इंडिविजुअल से या किसी एक जियोग्राफी से अगर ये डिजीज फैला है तो आप उस जियोग्राफी के लोगों को या उस एथनिसिटी या उस रिलीजन या उस कास्ट के लोगों को विक्टिमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सही नहीं होगा। हमारे एक मित्र ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो वो बता रहे थे कि वो जो प्रिंसेस रूबिकॉन जहाज है उससे वो एक उनके लिए सुपर स्प्रेडर था, और उन्होंने कहा कि जब इसकी मीडिया में लानत मलानत हुई तो रूबिकॉन में सवार लोगों से ज्यादा सरकार को कोसा गया कि आपने अलाउ कैसे कर दिया इनको जाना। सही बात है कि भाई अब देखिए, अगर तबलीगी के लोग वहां जमा थे, लॉकडाउन के बावजूद जमा थे, अब साधारण आदमी, कोई अगर जाके बाहर सब्जी भी खरीदने जा रहा है तो उसको पुलिस डंडे से मार रही है। ये तो लाजमी सवाल है कि वहां पर इतने लोग इतनी बड़ी संख्या में लगातार 3-4 दिन तक या उससे भी ज्यादा, इंक्लूडिंग सो मेनी फॉरेन नेशनल्स, हाउ वेर दे अलाउड टू बी देयर। और आज आप सिर्फ उनको दोष दे रहे हैं, भाई उनका दोस्त तो है ही, लेकिन फिर पुलिस की भी जवाबदेही बनती है, वहां के प्रशासन की भी जवाबदेही बनती है, उससे तो आप बच नहीं सकते। लेकिन मेरा कहना दूसरा है, अगर उनकी गलती है भी तो उसके नाम पर आप एक वर्ग विशेष को पूरे देश में विक्टिमाइज नहीं कर सकते। यही बात, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम आए, शिकायतें आई कि जो हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों के रहने वाले लोग हैं उनको किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। एक तेलंगाना चाइनीज वाली बात है कि जो चाइनीज की कुछ लोग ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज की तरह दिख रहे हैं और ये वायरस चाइना से आया है इसलिए आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत बात है। प्रशांत, इस पूरे लॉकडाउन का और इससे लड़ने का एक जो पहलू है वो इकोनॉमी पे भी दिख रहा है। आरबीआई ने कल फ्रेश अनाउंसमेंट किए, आपको उससे क्या लगता है? क्योंकि मैं स्पेसिफिकली आरबीआई के स्टेप्स पे आपके कमेंट नहीं मांग रहा हूं, पर ओवरऑल जो बड़े पैमाने पर, जैसे यूएस का उदाहरण लें तो कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 करोड़ लोग नौकरी गंवाना शुरू कर चुके हैं। भारत की बात करें, इकोनॉमी वैसे ही नीचे जा रही थी, जीडीपी की ग्रोथ रेट लगातार डिप हो रही है, उन सब के बीच ये हो गया। देखिए, इसका व्हाट मेक्स दिस डिजीज सो लेथल कि इसका एक इकोनॉमिक पहलू भी है और वो बहुत बड़ा है जी। बहुत कम लोगों को पता है कि आज भी, मतलब अगर आप
ग्रॉस नंबर्स देखें तो कोरोना से मरने वालों की संख्या इतनी नहीं है जितनी भारत में शायद कई दूसरी ऐसी डिजीज हैं जिससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज्यादा लोग हर साल मरते हैं। लेकिन इसकी एक समस्या यह है कि इसका एक इकोनॉमिक इंपैक्ट भी बहुत है, क्योंकि अगर आपको डिजीज को रोकना है तो सेल्फ डिस्टेंसिंग इंश्योर करनी है। सेल्फ डिस्टेंसिंग इंश्योर करने की वजह से आपको इकोनॉमी को लिटरली आपको लॉकडाउन करना ही करना है, या कम से कम अगर बहुत जो कंट्री उसको मेजर्ड तरीके से भी कर रहे हैं वहां पर भी इकोनॉमी को स्लो डाउन तो होना ही है। नेचुरली जब इस तरह की बात होती है तो जो लोग विकास के के हिसाब से निचले पायदान पर हैं, इकोनॉमी के हिसाब से सबसे ज्यादा मार उनको पड़ेगी। और भारत जैसे देश में जहां हम लोग जानते हैं कि करीब 70 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि दिन में 100 रुपया या उससे कम कमाते हैं। अब अगर आप 100 रुपए और कम कमाते हैं, आपके पास इतनी सेविंग्स होती नहीं है कि आप लॉकडाउन, लंबे समय तक के लॉकडाउन में सरवाइव कर जाएं। आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद आपको निकलकर, जिसको हम लोग कहते हैं डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, अब उसको अगर आपने 25 दिन, 30 दिन, 1 महीने लॉकडाउन कर दिया। मैंने जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो मैंने उस दिन ये लिखा कि इट्स अ बिट टू लॉन्ग। तो कुछ लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि वो उनको साइंटिफिक जानकारी ज्यादा है, उन्होंने बताया कि भाई नहीं, आपको तो साइंटिफिक जानकारी नहीं है, आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन ज्यादा है। देखिए, एक तो पहली बात है कि कोई साइंस नहीं है, कोई साइंटिफिक आधार नहीं है ये बताए कि 21 दिन काफी है, कि 60 दिन काफी है, कि 15 दिन काफी है। लेकिन मेरा व्हाई डिड आई कॉल इट अ बिट टू लॉन्ग, क्योंकि इंडिया में लॉकडाउन तभी इसका फायदा मिलेगा जब इसको आप एग्जीक्यूट करा पाओ। आप इंडिया में कम से कम 25% जनता ऐसी है जो एकदम निचले पायदान पर है। आप चाहे जो कह लो, उसकी सर्वाइवल नीड्स इतनी ज्यादा है कि वो घर, आज आप देखिए बेलारी से पिक्चर्स आई हैं, एक आदमी खाना खिला रहा है, 5,000 लोग जुट गए। तो अगर मुझे खाना नहीं मिल रहा है मेरे घर में, तो लॉकडाउन के फेवर में चाहे जितनी भी साइंटिफिक एविडेंस क्यों ना हो, पुलिस चाहे जितने भी डंडे क्यों ना चलाए, मैं एक सीमा के आगे घर के अंदर नहीं रहूंगा। दूसरी बात जो लॉकडाउन से समझने वाली है कि आपने भारत जैसे देश में कंप्लीट लॉकडाउन जब आपने किया तो कुछ सेवाओं को आपने एग्जेम्प्ट किया, क्योंकि इमरजेंसी सेवा तो चलती रहेगी। अब भारत जैसे बड़े देश में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को चलाते रहने के लिए करीब करीब 30% लोग, कुछ 70 से ज्यादा कैटेगरी, अभी जो रिलैक्सेशन हुआ इसीलिए नहीं, मैं लॉकडाउन 1 की बात कर रहा हूं। लॉकडाउन 1 में करीब 70 कैटेगरी के लोगों को एग्जेम्पशन मिला हुआ था। अगर आप उनकी जनसंख्या को जोड़ेंगे तो वो संख्या बढ़ के करीब करीब 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 लोग तो लॉकडाउन में एग्जेम्प्टेड हैं सरकार की ओर से, और करीब करीब इतनी 1/3 की संख्या ऐसी है जो कि अब इतने गरीब हैं कि वो 20-21 दिन घर के अंदर रह ही नहीं सकते हैं। तीसरा इसका जो पहलू लोग बता रहे हैं कि चूंकि लोगों के पास जो पर कैपिटा स्पेस है रहने की इंडिया में, चूंकि हम लोग इतने डेंसली पॉपुलेटेड है, खासकर अर्बन एरिया में, वो इतनी कम है कि अगर आपने 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को एक 10 बाई 10 के कमरे में लॉकडाउन में बंद कर भी दिया तो उससे कोई आपको फायदा नहीं हो रहा है, उससे तो और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, उससे तो सोशल नियरिंग हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमिक पहलू को देखे बगैर, और इसीलिए टेस्टिंग बिकम्स दैट मच मोर वाइटल। सॉरी, आई एम अगेन ब्रिंगिंग यू बैक टू द, क्योंकि अगर आप पूरे देश में जनरलाइज लॉकडाउन करेंगे तो वो संभव नहीं है, उसको आप एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे। और आप तो गांव देहात में जाते रहते हैं, आप अपने गांव में या अपने जहां भी आप जाते हैं वहां फोन करके पूछिए। जनरल, मैं कल पता कर रहा था, गांव में ऐसा है कि शाम में तो लोग मिल ही रहे हैं, बाजारें तो मतलब सब्जी मंडी तो खुली रही है। लोग के लिए लॉकडाउन ये है कि 20 घंटे घर में हैं और 4 घंटे बाहर हैं। आप पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो 4 घंटे भी अगर आप मार्केट में चले गए तो पूरा लॉकडाउन का असर तो खत्म हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जनरलाइज लॉकडाउन और पुलिसिया लॉकडाउन, जिसको आप कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में, इससे अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोविड से जीत जाएंगे तो वो शायद संभव नहीं है। अगर जीत जाए तो अच्छा ही है, हम लोग मानेंगे कि भाई चलिए अच्छा हो गया। प्रशांत, लेकिन केंद्र सरकार ने जो ऐलान किए हैं कि 20 अप्रैल के बाद छूट दी जाएगी, जो गांव हैं, जो कोरोना से मुक्त जिले हैं, वहां पे लिमिटेड कैपेसिटी के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम होंगी, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, तो सरकार भी तो उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। नहीं, अब देखिए, मतलब अगेन इसको थोड़ा सा गहराई से देखने की जरूरत है।
जो सरकार ने पहले से, आप तो ये बात समझिए कि पहले से भी 30% लोग, जिसमें फार्मिंग और फार्मिंग से रिलेटेड सारे एलाइड सर्विसेज को पहले से भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में ही रखा गया है। तो ये कोई नई छूट नहीं है। नई छूट जो इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर्स के लिए दी जा रही है वो ग्रीन जोन में दे रहे हैं। नाउ इफ यू लुक एट डेटा, ग्रीन जोन में इंडिया की कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आज? आप बताइए कि जो यूपी के सुदूर के जिले हैं जो कि आज ग्रीन में हैं, वहां पर कौन सी फैक्ट्री है जो चालू हो जाएगी? भाई जो मेजर इंडस्ट्रियल हब्स हैं इंडिया के, वो तो सब रेड जोन में है। अगर आप जिले वाइज इसका कैलकुलेशन करेंगे, आप चाहे तो मैं आपको कल भेज भी दूंगा कि इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसका कितना हिस्सा ग्रीन जोन में है, कितना परसेंट उसका रेड में है। और ये शायद सवाल जो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें किसी ने पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये डाटा है नहीं कि भाई जो रेड जोन में तो कोई रिलैक्स आप कर नहीं रहे, और सारा जो मेजॉरिटी प्रोडक्शन है या सर्विसेज हैं वो रेड जोन में है। गरीब है ना, अलग अलग किस्म की तस्वीरें, उसमें हम कितने भी काव्यात्मक त्रासद लहजे में बात कर सकते हैं। कितने 100 किलोमीटर पैदल चल के गए, मतलब जहां हम लोग, मतलब बहुत ही हाउ टू पुट इट, बहुत ही वल्गर लगता है कई बार व्हेन वी से अच्छा नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन क्या है, बिकॉज वी हैव दैट लग्जरी कि हम एक दूसरे से नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन डिस्कस कर रहे हैं, बट व्हेन वी लुक एट द न्यूज़पेपर या वीडियो आ रहे हैं कैसे लोग खाने पे झपट रहे हैं, एज यू राइटली मेंशन कि उनके लिए सर्वाइवल का सवाल है। बताया गया कि जब धारावी के लोगों को कहा गया कि हाथ धोना है बार बार, उन्होंने कहा इतनी बार हाथ धोएंगे पानी कहां से आएगा, या सोशल डिस्टेंसिंग की बात। इन गरीबों के लिए खास तौर पे वो गरीब जो ऐसे रेड जोन में फंसे हुए हैं, इनको लेकर सरकारें, केंद्र की सरकार और कई राज्य सरकारें लगातार स्कीम्स का ऐलान कर रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनके बावजूद उन गरीबों को ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वो जहां है वहीं टिके रहे। इसीलिए कभी सूरत में कभी बांद्रा में भीड़ उमड़ रही है। देखिए उसके कई पहलू हैं। एक तो जो ये अनिश्चितता है कि ये कितने दिन तक चलेगा वो किसी को पता नहीं है। तो जब आप बताते हैं 21 दिन है, जो सामने वाला है वो उसको तुरंत सोचता है कि भाई 21 दिन ही चलेगा या ज्यादा चलेगा, किसी को पता है नहीं कि पहले तो एक दिन हुआ। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एट द टॉप जो एक्सपेक्टेशन है, जो एक रियलिस्टिक पिक्चर जब आप नहीं देंगे जनता को, तो उसको जितनी बार आप एक्सटेंड करेंगे उतनी ज्यादा उसको भय वाली बात होगी कि भाई ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से कि लगातार इसको बंद किया जा रहा है या लगातार इसको बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, जिसकी जो बचत थी, जो मैंने आपको पहले कहा, जितनी CSDS वगैरह की या दूसरी जो सोशियो इकोनॉमिक डेटा है, सर्वेज हैं, वो आपको बताएंगे कि ऑलमोस्ट 50% to 70% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास 5 दिन 10 दिन से ज्यादा का राशन है ही नहीं। तो वो जैसे जैसे लॉकडाउन आप आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे उसकी इकोनॉमिक हालत, वैसे वैसे उसकी इकोनॉमिक हालत और बढ़ती जाएगी और डेस्परेशन और ज्यादा दिखेगा। तीसरी बात कि जो लोग भी समाज में व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पे दूसरों की मदद करने की कोशिश में कर रहे हैं या उस स्थिति में हैं, वो अपनी ओर से कोशिश हो रही है, लेकिन आप कितने दिन तक खिला सकते हैं किसी को? तो वो एक भी पहलू है कि धीरे धीरे वो संसाधन या उस तरह की सहायता भी लोगों की कम होती जा रही है। चौथी बात, सरकार को भाई करना तो अल्टीमेटली सरकार को ही है। आपके पास संसाधन हो न हो, संसाधन की व्यवस्था आप रोकर कीजिए या हंसकर कीजिए, आप लोगों को मरने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। यहां तक सरकार के इकोनॉमिक पैकेज का सवाल है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन जो जितनी बात आप और हमारे जैसे लोग पढ़ के, किताब पढ़ के या न्यूज देख के या पेपर पढ़ के समझते हैं, सरकार ने कहा 1,70,000 करोड़। अब 1,70,000 करोड़ में जो फार्मर को पहले से आप दे रहे थे वो पैसा आपने फ्रंट लोड कर दिया, तो वो कोई एडिशनल पैसा तो है नहीं। फिर आपने पहले लॉकडाउन के दौरान कहा कि 20% मनरेगा में हमने मिनिमम वेज बढ़ा दिया। तो जब मनरेगा लॉकडाउन में कहीं चल ही नहीं रहा है तो 20% बढ़ाने का फायदा क्या? फायदा नहीं, मनरेगा का फायदा तो तब होता जब जो 15,000 करोड़ सरकार जो मनरेगा मजदूरों का बाकी है आप उसको दे देते, तो बिना काम किए बगैर भी उसको लॉकडाउन में वो पैसा मिल गया होता। पैसा तो उसका ही है। तो सबसे बड़ी सहायता जो सरकार कर सकती थी कि आप मनरेगा का ड्यूज जो है उसको क्लियर कर दें। तो अभी आप कह रहे हैं कि और काम करोगे तो फिर पैसा मिलेगा, और 15,000 करोड़ से ज्यादा जो पैसा है मनरेगा के मजदूरों का पैसा आपके पास, और उसमें आइडेंटिफिकेशन की भी समस्या नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें किसको देना है,
मनरेगा के मजदूर ने, जिसने काम किया हुआ है, वो आज लॉकडाउन की वजह से मनरेगा में काम नहीं कर पा रहा है या कोई उसकी जीविका का साधन नहीं है, उसका 15,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास बकाया है। कम से कम उस पैसे को तो दे दीजिए। आपको इसके लिए कोई इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है, ये बात तो सामान्य लोग समझते हैं। तो इस तरह के जो फैसले हैं कि जनधन में 500 रुपए या उज्ज्वला की सिलेंडर फ्री, इनसे कुछ तो मदद पहुंच रही होगी। आर यू उज्ज्वला का जरूर शायद फायदा है, लेकिन आपने ये 500 रुपए वाली जो बात है, आपने ऑलरेडी स्टोरीज, जो हॉरर स्टोरीज हैं वो देख रहे हैं आप, कि बैंकों के सामने 500 रुपए लेने के लिए करीब 4-4, 5-5 घंटे लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं। तो 20 दिन 25 दिन आपने लॉकडाउन में सारी सेक्रीफाइस इसलिए करी ताकि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने आप को वायरस के स्प्रेड से बचाएं। 500 रुपया बैंक से विड्रॉ करने की लालच में या उसकी जरूरत में आप बाहर आकर आपने सारे जो 20 दिन की मेहनत थी वो उस पर पानी फेर दिया। पुलिस उसमें लाठी चार्ज कर रही है। 500। अच्छा, दूसरी एक और बात है जो गांवों से आपको सुनने को मिल रही होगी कि जो काला बाजारी है, जिसको हम लोग इतना ज्यादा यहाँ बाहर जो ऊपर जो समझते हैं कि ओवर स्टॉकिंग या जो लास्ट मिनट बाइंग वाली जो बात है, गांव में जो चीज पहले 100 रुपए में मिल रही थी, कई जगह पे लोग आपको बताएंगे कि उसी चीज के लिए उनको 200 रुपए देना पड़ रहा है, 300 रुपए देना पड़ रहा है। तो अगर आपने 500 रुपए दे भी दिया तो उसका कोई बहुत फायदा होगा मुझे नहीं लगता है। हालांकि पैसे जो भी अगर है कुछ तो जरूर फायदा, जरूर मदद है, लेकिन 500 रुपए से उसको कोई बहुत बड़ी मदद मिलेगी? मुझे लगता है कि सरकार को अनाज, जो कि कांग्रेस पार्टी के शायद अध्यक्षा ने कहा है, मुझे लगता है ये ठीक है, आपके पास गोडाउन में अनाज रखने की जगह नहीं है तो आप अनाज तो बांट ही सकते हैं, पैसे कम या ज्यादा अनाज तो बांट ही सकते हैं, कम से कम भूख से लोग ना मरें, इसकी व्यवस्था तो जरूर सरकार को करनी चाहिए। अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, ज्यों द्रेस जैसे कई अर्थशास्त्रियों ने भी यही बात कही है कि आपको पीडीएस को यूनिवर्सल करना पड़ेगा और यही 7 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन या कितना जो भी उसका आंकड़ा है, इतना अनाज है एफसीआई के गोदामों में। पर कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या अनाज इकलौता सॉल्यूशन है, मोबिलिटी के फैक्टर का क्या? और यहाँ पे प्रशांत, एक लॉजिक जो सोशल मीडिया पर आ रहा है वो ये भी है कि क्या हमें क्लास कैरेक्टर भी दिख रहा है, जो बाहर फंसे हुए हैं या जो सोशल मीडिया पे हैशटैग चला पा रहे हैं उनकी सुनी जा रही। जैसे कोटा से बच्चों को लाया गया, यूपी सरकार ने बस भेजी, अब उस पे यूपी सरकार ने बस भेजी तो बिहार में अलग पॉलिटिक्स चल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, बिहार के लोक निर्माण मंत्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये लॉकडाउन के उसके खिलाफ है, स्पिरिट के खिलाफ, अगर हम वापस ले आए। तो एक ये बात हो रही है कि हवाई जहाज भेजे जा रहे हैं कुछ जगहों पे, बसें भेजी जा रही हैं, क्या मजदूरों को नहीं लाया जा सकता? और इसके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, एक तो ये समाज की, जीवन की कड़वी सच्चाई है, आपको हमें पता है कि जिसके पास संसाधन हैं उसकी वॉइस भी ज्यादा बड़ी है और उसकी बात सुनी भी जाती है, तो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर जितनी बड़ी संख्या में गरीब मजदूर फंसे हुए हैं बिहार यूपी के, देश के अलग अलग राज्यों में, अगर ये मिडिल क्लास के लोग फंस जाएं तो आपको क्या लगता है सरकार कोई ना कोई व्यवस्था करेगी ही। लेकिन चूंकि ये मजदूर डेली वेजर हैं, इनकी वॉइस इतनी शायद महत्वपूर्ण नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में, वो सोशल मीडिया हैशटैग नहीं चला सकते हैं। लेकिन जहां तक ये बिहार वाली आपने बात कही, मुझे लगता है कि शुरू के अफरा तफरी के बाद यूपी की सरकार ने कुछ ये प्रयास जरूर किया है कि जो लोग जहां फंसे हुए उनको लेकर आए। ज्यादातर राज्य सरकारों ने ऐसा किया है। बिहार में ये एक यूनिक सिचुएशन इस बार है जहां पर कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि भाई आप जहां हैं वहीं रहिए। आपको मतलब बिहार शायद पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा राज्य या देश होगा, राज्य ही है जहां पर कि लोग आप अपने सिटीजन्स को वापस नहीं लेना चाहते हैं और उसके पीछे आप तर्क ये दे रहे हैं कि लॉकडाउन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। मेरा उस पर 2 ऑब्जेक्शन है। एक तो क्या बिहार में 100% लॉकडाउन लागू है? सारे डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, गांव में, पंचायत में कहीं पर भी लॉकडाउन 50% से ज्यादा लागू नहीं है। तो जो बात ये नेतागण कह रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से इनको आने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन होने के बावजूद इनको अगर आप ले आएंगे तो आप बिहार के बाहरी हिस्से में इनके क्वारंटाइन की, इनकी टेस्टिंग की व्यवस्था कर लीजिए। जो उसमें से पॉजिटिव पाया जाए उसको वहीं होल्ड कर दीजिए, जिसको दिक्कत न हो उसको उसके गांव जाने दीजिए। तीसरी बात, अगर आप ये दोनों ही नहीं करना चाहते हैं और लॉकडाउन के मर्यादा से इतना बंध गए हैं तो कम से कम वहां के राज्यों के चीफ मिनिस्टर से बात करनी चाहिए। कम से कम अब बिहार सरकार के ऑफिसर वहां जाने चाहिए। आप बॉम्बे में ही
बिहार सरकार अपने खर्चे से क्यों नहीं ये व्यवस्था करा रही है कि कम से कम 50,000 अगर वहां डेली दिहाड़ी मजदूर हैं तो उनके रहने खाने की व्यवस्था बिहार सरकार क्यों नहीं कर रही है? बहुत अगर प्रेशर हुआ तो वो ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था करेगा हम उसको पैसा दे देंगे। भाई आपसे पैसा कौन मांग रहा है? बात यह है कि इसकी व्यवस्था करेगा कौन, लॉजिस्टिकली कौन करेगा? अब महाराष्ट्र सरकार को बिहार सरकार से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। समस्या यह है कि ये 20, 25, 50,000 लोगों को कहां रखा जाए, कहां खिलाया जाए? क्या आपने सुना कि नीतीश जी ने कोई 4 ऑफिसर्स की टीम बनाई, उसको दिल्ली में, बॉम्बे में, पंजाब में, गुजरात में, जहां पर भी बिहार के लोग फंसे पड़े हुए हैं वहां पर उनको भेजना चाहिए टास्क फोर्स बनाकर, जो कि लोकल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, बात कर सके, और वहीं पर उनकी, अगर आप लॉकडाउन में उनको वहीं रखना चाहते हैं तो कम से कम आप वहां बात तो कीजिए। मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बता सकता हूं, मुझे जितने चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई है उसमें सब ने ये बात कहा कि नीतीश कुमार ने अभी तक उनको एक बार फोन तक नहीं किया है। अब राजस्थान में अगर कोटा में लड़के फंसे हुए हैं, योगी जी बस भेजकर लड़कों को बुला रहे हैं यूपी के, आप बिहार के लोगों को कह रहे हैं आप वहीं रहिए। एक तो पहली बात ये गलत कर रहे हैं आप, लेकिन अगर वहां रहना भी है तो कम से कम नीतीश जी को इतनी कर्टसी तो जरूर शो करनी चाहिए कि फोन उठाकर अशोक गहलोत जी से बात करें, ये बताएं कि भाई मैं इतने ऑफिसर भेज रहा हूं बिहार से, आप उनको कोटा में इस तरह से रहने की व्यवस्था कर दीजिए। आप अपने सिटीजन्स को कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसा कभी संभव है? आप बताइए, लॉकडाउन के दौरान पूरे देश के लोग यहां से स्पेशल प्लेन से इवैक्यूएट किए जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा देश, कोई ऐसा राज्य देश धरती पर है जो कि अपने राज्य के लोगों को कह रहा है कि हम आप अपने यहां नहीं आने देंगे? बताइए, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले, किसी की बीवी, किसी के माँ पिताजी वहां बिहार में हैं, आप कह रहे हैं आप बॉम्बे में रहिए क्योंकि लॉकडाउन है, और आप उसको बॉम्बे में रहने के लिए कुछ व्यवस्था भी नहीं करा रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां की राज्य सरकार इसकी चिंता कर ले। इससे मतलब इस बिहार सरकार की इससे बड़ी कोई गलती हो नहीं सकती है। पूरे देश में बिहार के गरीब लोग, उनकी हालत सबसे बदतर है जहां पर है। प्रशांत, एक तो चूंकि आप बिहार से हैं तो ये ऑब्वियस है कि तकलीफ ज्यादा होती है, पर क्या आपने अपने पुराने मित्र नीतीश कुमार को ये सब सलाहें नहीं दी? भाई देखिए, मेरी अब उनसे, अगर मेरी उनसे बातचीत हो रही होती तो जरूर सलाह देता मैं उनको। जहां तक हो सकता है मैंने, अब जब शुरुआती दौर में आप देखें, शुरुआती दौर में जब यहाँ ये पलायन शुरू हुआ दिल्ली से, तो तीसरे या चौथे दिन कुछ लोग पहुंचे जो सिवान में एक मेकशिफ्ट जेल में उनको बंद कर दिया गया। मुझे रात में किसी ने 2 बजे फोन किया कि भैया यहाँ पर इतने लोगों को बंद कर दिया गया है, यहाँ ऐसी स्थिति है। मैंने वो वीडियो को ट्वीट भी किया था, और उसको जो आपने हैशटैग वाली बात कही, आप लोगों की मदद से या जितने भी मेरे साथी जानने वाले पूरी ताकत से उसको पूरे देश में हल्ला हंगामा किया गया, तो शाम तक वो लोग छूट कर आए। आप बताइए ये कितना अमानवीय है कि कोई आदमी 1000 किलोमीटर पैदल चल के जा रहा है, आपने उसको सिवान में या छपरा में या कहीं पर भी आपने उसको लॉकडाउन मेकशिफ्ट जेल में बंद कर दिया। ना खाने की व्यवस्था है, ना उसको टेस्ट करने की व्यवस्था है, ना क्वारंटाइन की व्यवस्था है। बात दोस्ती की नहीं है, लेकिन इस बात का जरूर हम, भाई जितने लोग, आप जहां पर भी दिहाड़ी मजदूर संकट में आज हैं, उसमें एक बड़ा वर्ग बिहारियों का है। प्रशांत, आई गॉट योर पॉइंट। माय क्वेश्चन इज कि व्हाई डोंट यू रीच आउट टू नीतीश? ये वक्त भाई नीतीश जी ऐसे नहीं है जिनको कि इन बातों की समझ नहीं है। नीतीश जी को एडमिनिस्ट्रेशन की इन बातों की खूब समझ है। अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल ये है कि हर आदमी ये चाह रहा है कि भाई मैं बचा रहा हूं इससे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार के पास संसाधनों का अभाव है, आर्थिक? भाई इसमें क्या संसाधन की बात है? बिल्कुल नहीं। नीतीश जी खुद कह रहे हैं कि भाई जहां पर भी जिसकी व्यवस्था होगी उसको बिहार सरकार पे करेगी। तो ये तो मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में, आप तो दिल्ली में हैं, आप कल जहां पर जो बिहार भवन है या जो बिहार सरकार के बिहार निवास, बिहार भवन, जो भी व्यवस्था होती है, उनसे जरा आप पूछिए कि कितने लोगों को बिहार सरकार ने डेपुटेशन पे दिल्ली में डाला है बिहार के दिहाड़ी मजदूरों की समस्या को निपटाने के लिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। यहाँ पर जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, जब पहली दिन हंगामा शुरू हुआ, हम लोगों ने फोन किया, मैंने व्यक्तिगत तौर पे बात की, वो तो आदमी खुद ही लॉकडाउन में बंद था, वो दूसरों की क्या मदद करेगा? ये आप अगर आप सरकार के घोषणा का देखेंगे तो जो रेजिडेंट कमिश्नर्स हैं वो खुद भी, उनको लॉकडाउन में निकलने की अनुमति नहीं थी पहले 2 दिन। बाद में सरकार ने एडेंडम से उनको वो परमिशन दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप बिहार सरकार क्यों नहीं वहां से 50 लोगों की टीम दिल्ली भेज रही है? दिल्ली में जो लोग, आप देखिए कल या परसों इतनी दर्दनाक
चित्र फोटो और वीडियो आए हैं, लोग यमुना के पास सैकड़ों की संख्या में रोड पर सोए हुए हैं, खाए बगैर मर रहे हैं, लोग गंदे में फेंका हुआ खाना उठाकर खा रहे हैं। बिहार सरकार इतना भी नहीं कर सकती है? आप उसको बिहार नहीं ले जाइएगा, यहां लंगर तो चलवा सकते हैं, और नहीं चलवा सकते तो वहां पर बैठ के क्यों ज्ञान दे रहे हैं कि लॉकडाउन की मर्यादा के लिए वहीं पर बने रहिए? और कितने लोग बिहार के, कितने मंत्री निकल कर आ रहे हैं बाहर, सब अपने लॉकडाउन में अपने बंगले में छिपे हुए हैं। भाई नीतीश जी को आपने देखा कहीं बाहर निकलते हुए? सुशील मोदी जी कहीं दिखे बाहर निकल के? उसमें से कोई आदमी, भाई चुनाव था दिल्ली में तो सब लोग आए थे प्रचार करने दिल्ली, बिहार के इसलिए प्रचार करने आए थे ना कि बिहार के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं उनका आप वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि आप उस पर एक अपना हक समझते हैं कि ये हमारा बिहार का आदमी है, हमारे कहे के अनुसार इसको वोट करना चाहिए। और आज वही बिहार का आदमी जब आज दिल्ली में संकट में पड़ा हुआ है तो आप कह रहे हैं कि वहीं पर मर जाओ, वापस नहीं आना। इससे ज्यादा इनसेंसिटिव बात क्या हो सकती है? प्रशांत किशोर, आप लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, फिर पार्टी के उनके उपाध्यक्ष भी रहे। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार सरकार को अपने हेल्थ स्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था? आपने क्या किया उनके साथ रहते हुए? आप तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट रहे हैं। आपने ये जो आप गुस्सा दिखा रहे हैं वो आपका गुस्सा जायज है, लेकिन जब आपके पास ताकत थी तो आपने इस गुस्से का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए पहली बात तो मैं कभी सरकार में रहा नहीं हूं उनके साथ। दूसरी बात कि ये हेल्थ की क्राइसिस नहीं है अभी बिहार के लिए। रहने का न्योता दिया था, आपने डिक्लाइन कर दिया। नहीं, न्योता दिया था, उनकी भलमनसाहत है, भगवान भला करे। मैंने कभी सरकार में कोई हिस्सेदारी अपनी रखी नहीं, वो एक अलग पहलू है। आज जो ये क्राइसिस है ये बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्राइसिस नहीं अभी पैदा हुई है। मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार में शुरुआती दौर में इस तरह की कई खबरें आई परेशान करने वाली, जहां पर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ ये कह रहा है कि हमारे पास पीपीई नहीं है। और हम पीपीई की बात कर रहे हैं भाई, मेडिकल कॉलेज में पिछले साल बिहार में 150 बच्चे चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में मर गए, उसमें तो कोई कोरोना नहीं था। वो एक अलग पहलू है। मैं ये कह रहा हूं कि जो लाखों की संख्या में बिहार के लोग हर जगह मारे फिर रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी से बिहार की सरकार अपने आप को मुक्त नहीं कर सकती है, और कोरोना और लॉकडाउन का बहाना बनाकर उससे जो निकलने का प्रयास है इसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। और जनता माफ करे ना करे, मैं इलेक्शन के टर्म में बात नहीं करना चाहता हूं, ये बिल्कुल ही इनह्यूमन बात है। दुनिया में हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अपने लोगों को यह कह रही है कि हम अपने राज्य में वापस नहीं आ सकते। Prashant, before I move to last question, which is related to health, कि why health should be one of the biggest priority of all the electoral college and politicians. आप वेस्ट बंगाल की सरकार से करीबी से जुड़े हैं। वेस्ट बंगाल की सरकार पर भी कई तरह के इल्जाम लग रहे हैं। सूरत में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, दूसरे इंडस्ट्रियल सेंटर्स पे जो मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें यूपी बिहार के अलावा ओडिशा और बंगाल के मजदूर भी बड़े पैमाने पर हैं। जिस तरीके की चीजों की उम्मीद आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर रहे हैं, क्या उस तरह की चीजों की उम्मीद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नहीं की जानी चाहिए? या जब वो इस तरह के तुलसी भरे जवाब देती हैं कि उनसे पूछा जाता है कि अच्छा तबलीगी जो वहां से आए हैं मरकज से, उनकी ट्रेसिंग के लिए क्या किया जा रहा है, तो वो जवाब देती है कि पश्चिम बंगाल एक सेकुलर कंट्री है, मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछिए। व्हाट काइंड ऑफ आंसर इज दैट? जहां तक आपने कहा कि जितनी चीजें नीतीश जी से एक्सपेक्ट करते हैं क्या ममता जी से भी करते हैं, मैं आपको बिल्कुल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं कि उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं उनसे अभी भी जुड़ा हुआ हूं। नीतीश जी को तो मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पे सलाह ही दे सकता हूं, ममता जी के साथ तो मैं जुड़ा हुआ हूं। तो इसलिए ममता जी से अगर गलती हो रही है या बंगाल में कुछ गलती हो रही है तो आपको मेरी गर्दन भी पकड़नी चाहिए, मैं भी उसका जवाब दे, कहीं ना कहीं मेरी जवाबदेही भी बनेगी, क्योंकि मैं अभी एक्टिवली उनके साथ काम कर रहा हूं। जहां तक बंगाल के माइग्रेंट लेबर्स की जो बात है, मैंने बिहार में टेस्टिंग क्या हो रही है, हेल्थ फैसिलिटी, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं। बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हेल्थ की क्या व्यवस्था है ये किसी छुपी नहीं है, वो सबको पता है जो भी उस फील्ड को समझते हैं। बात ये हो रही है कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये हेल्थ क्राइसिस नहीं है, अभी हम लोग उसके ह्यूमैनिटेरियन पहलू की बात कर रहे हैं, जहां पर कि लोग रोड पर हैं, खाए बगैर मर रहे हैं, या सड़कों पर हजार किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, उनकी बात हो रही है। बंगाल से
जहां तक मुझे लगता है कि बंगाल ने भी हेल्पलाइन जारी किया है, उनको भी मैं रोज, मेरी बात होती है, मैं रोज उनको ये कहता हूं कि बंगाल के लोग कल, अभी आज तक, कल या परसों आज तक के किसी एक चैनल में मैंने देखा कि कुछ 3 बंगाल के मजदूर थे, मालदा के 20-25 थे और कुछ बिहार के लोग थे। आपके किसी साथी ने आज तक पे दिखाया उस वीडियो को, मैंने तुरंत उनको भेजा कि भाई अगर ये क्राइसिस है तो आपको मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मुझे दिक्कत इससे, और संभव है कि वो मदद कर पाए, संभव है कि राज्य सरकारें मदद न कर पाए। कोई भी सरकार इस तरह की जो परेशानी आती है इसमें हर 100% नहीं हो सकती है, लेकिन पब्लिकली अगर ममता जी ये कह दें कि बंगाल के आदमी को बंगाल में आने की जरूरत नहीं है, तो मैं उनके ही भी विरोध में इतनी ही मुखरता से खड़ा आप मुझे पाइएगा। ऐसा बिल्कुल ही ये गलत बात है। आप अपने राज्य, मैं योगी जी का तो कोई बहुत समर्थक नहीं हूं, लेकिन योगी जी के इस बात का मैं समर्थन कर रहा हूं कि अगर यूपी के लोग दूसरे जगह फंसे हुए हैं तो ये यूपी सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको वापस लेकर यूपी में जाए, अगर वो जाना चाहता है तो। अगर लॉकडाउन में आप इटली से लोग निकाल रहे हैं तो लॉकडाउन में आप बॉम्बे से लोग क्यों नहीं निकालिएगा बिहार के? इसलिए कि वो गरीब हैं। Prashant, tell me honestly, is it possible to ferry thousands of people without having the facility of scrutinizing or screening them or having proper facility for their collective quarantine? बिल्कुल आपने ठीक बात कही, इसलिए मैंने आज ट्वीट में कहा कि भाई आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नीतीश जी के साथ होता तो उनको मैं कहता कि सबसे बड़ी बात आप प्रधानमंत्री से ये कहिए कि इन लोगों की इस समस्या का, क्योंकि ये इंटर स्टेट मामला है, इस मामले को कैसे सलटाया जाए। लॉकडाउन बढ़ाने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मजदूर जगह जगह फंसे हुए हैं इनको एक सेफ पैसेज, चाहे उनकी जांच करके, या जहां पर अगर आप सेफ पैसेज नहीं देना चाहते हैं तो जहां पर वो हैं उनको उनके खाने की, रहने की व्यवस्था आप करें। इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप, आज मैंने पब्लिकली पूछा है नीतीश कुमार से और उनको चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे दिखाइए, उन्होंने ये विषय उठाया ही नहीं है। आप प्रधानमंत्री से ये विषय उठाते नहीं है जो आपके राज्य की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। 50 लाख से ज्यादा लोग बिहार के अलग अलग जगहों पर फंसे पड़े हुए हैं और आप, जब प्रधानमंत्री से आपकी बैठक हो रही है इस मुद्दे पर, तो आपने इस बात को प्रमुखता से उठाया नहीं। अगर प्रधानमंत्री को नहीं उठाया, कम से कम जो मेजर स्टेट है, क्या अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार ने बात की? क्या उद्धव ठाकरे से नीतीश कुमार ने बात की? ममता बनर्जी से बात की? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आउटलुक में एक स्टोरी आई है कि चीफ सेक्रेटरी और डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में। भाई चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बात कर सकते हैं? ये मुद्दे तो पॉलिटिकल हाईएस्ट लेवल पे टेकअप किए जाने चाहिए। नीतीश कुमार जी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मेरा ऑब्जेक्शन उसको लेकर है। आप सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए वो संभव है, 100% न कर पाए क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आप तो बात भी नहीं कर रहे हैं, आप विषय को उठा भी नहीं रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझना नहीं चाहते हैं। आप सोच रहे हैं जो जहां है वहीं पर रहे, दूसरे के घर में परेशानी आपकी पड़ी रहे, आपको ना डील करना पड़े, ये परेशानी है। और अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ममता जी का अगर आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि बंगाल के लोग जहां हैं वहीं रहेंगे, उनको बंगाल वापस नहीं आना है, अगर आप कहेंगे, अगर दिखाएंगे, तो मैं ममता जी की, या फॉर दैट मैटर एनी लीडर, मैं उसकी मुखालफत करूंगा ही करूंगा। What about that answer? Don't ask me anything about tablighi. No, what she said is exactly what you asked me, कि भाई अगर तबलीगी के लोग यहाँ आए हैं तो एक एक आदमी का वहां को ट्रेस किया गया है बंगाल में। उन्होंने ये कहा कि इसको कम्युनल मत कीजिए, इसको मुसलमान हिंदू मत कीजिए। आप ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं प्रशांत, सवाल उनसे पूछा गया था कि तबलीगी जमात की ट्रेसिंग को लेके क्या हो रहा है। शी सेड don't ask communal questions, it's a secular state. How come? देखिए आपने बहुत ऑनेस्टली कहा ना कि तबलीगी के लोगों की ट्रेसिंग करनी चाहिए जैसे बाकी लोगों को करनी चाहिए, तो ममता बनर्जी, व्हाई डिड शी लूज हर? मैं आपको बता रहा हूं कि विथ व्हाटएवर लिटिल अथॉरिटी आई हैव कि तबलीगी के लोगों की उतनी ही कड़ाई से, उतनी ही गंभीरता से ट्रेसिंग की गई है बंगाल में और उनका जांच भी किया गया है, और जो लोग पॉजिटिव नेगेटिव पाए गए होंगे, जो भी प्रोटोकॉल हुआ होगा उसको फॉलो किया गया है। अगर आपके पास, अगर किसी के पास इसके कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन है कि तबलीगी के लोगों को वहां छोड़ दिया गया है या उनकी जांच नहीं हुई, तो आप बेझिझक मुझे बताइए, मैं आपकी बात के साथ आप खड़ा पाइएगा मुझे। ममता बनर्जी फिर इस सवाल पे भड़क क्यों गई थी?
अब ममता बनर्जी क्यों भड़क गई, ये मैं एकदम से मुझे पता नहीं है कि आप किस सवाल आपने सवाल किया उस पर भड़क गई, लेकिन उनका मोटिव ये रहा होगा कि इसको हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, जो लोग भी गलती पाया जाएगा, जिसकी भी ट्रेसिंग होनी चाहिए उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, उसको टेस्ट किया जाएगा, उसको क्वारंटाइन में डाला जाएगा अगर वैसी उसकी परिस्थिति है तो। चलिए, परिस्थिति तो बंगाल की अगर चीजें शेड्यूल के मुताबिक रही तो अगले बरस और भी तय होंगी पॉलिटिकली। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस महामारी से गुजरने के बाद भारत के नागरिकों की प्राथमिकताओं में, भारत की सरकारों की प्राथमिकता में एक टैक्टिकल शिफ्ट आएगा? हेल्थ एक बड़ा मुद्दा होगा या लोग भूल जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई टाइटोनिक शिफ्ट हेल्थ को लेकर देश में आएगा। जो इससे सबसे प्रभावित ज्यादा लोग हैं उनके लिए आज भी ये हेल्थ का मुद्दा कम है, भूखमरी का मुद्दा ज्यादा है। इसलिए कोई आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा और आज हम लोग लेस देन 1% जीडीपी का खर्च करते हैं हेल्थ पे और कल 5% खर्च करने लगेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये चीजें इंक्रीमेंटल ही हैं, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस जैसे जैसे समाज में आएगी वैसे वैसे सरकारें भी हेल्थ पे, शिक्षा पे ज्यादा खर्च करेंगी। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ कोरोना की वजह से कल भारत में कोई वर्ल्ड स्तरीय, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की व्यवस्था खड़ी करने की एक कोई नई पहल की जाएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर होगा तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा उससे। WHO बार बार एक बात कहता है प्रशांत किशोर, जिसको आपने भी दोहराया, व्हाट डू वी नीड? टेस्ट, टेस्ट एंड टेस्ट। यस, थैंक यू सो मच। more than the testing capacity, it's the mindset that we can't do without testing. यस, तो प्रशांत किशोर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इतने विस्तार से बात की इस बीमारी से जुड़े तंत्र, शासन, प्रशासन और लोगों के मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी उम्मीद है कि जब बिहार में चुनाव होंगे तब आपसे चुनाव के मैदान पर भी मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।